नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और उन नंबर पर आप डायल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। दर्शकों, जैसे कि हम नमस्कार एमपी में नए नए विषय पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, या तो वो आज के डेट में घटित होते हैं या कुछ ऐसे विषय होते हैं जो जानकारी आप तक पहुंचाना हम ज़रूरी समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आज की बात करती हूं तो हम सब जानते हैं कि भारत में पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल के पास में जलियांवाला बाग है। आज ही के दिन यानी कि 13 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं, वैशाखी का दिन था, लेकिन साल था 2019। 1919 की अगर हम बात करते हैं, 1919 में ये घटना घटित हुई थी। और तब की अगर हम बात करते हैं तो बात होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। हम सब जानते हैं कि जब ये घटना घटी थी 1919 में, तो ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई और आज हम उसी पे बातचीत करने वाले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में घटित थी। इस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो नज़र डालते हैं तिथि पर। विक्रम संवत 2080 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, दिन है गुरुवार, तारीख है 13 अप्रैल 2023। इसी के साथ में हम नज़र डालेंगे इतिहास पे। आज के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ था इतिहास में। 1648 की बात करते हैं तो लाल किले का निर्माण आज ही के दिन पूरा हुआ था। 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1796 अमेरिका में पहला हाथी भारत से लाया गया था। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिस पे आज हम चर्चा भी करेंगे। 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। आज ही के दिन 2005 की अगर बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन भी बने थे। ये तो हमने पन्ने पलटाए और नज़र डाली थी हमने इतिहास पे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की अगर मैं बात करती हूँ तो विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए नज़र डालते हैं विचार पर। अपने जीवन में जोखिम लें। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कितनी अच्छी बात करी है कि जब भी हम अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिससे हम किसी को आगे मार्गदर्शन भी दे सकते हैं या फिर हम उनका नेतृत्व भी कर सकते हैं। तो इसीलिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और इसी के साथ में आगे हमें भी बढ़ना है, क्योंकि आज के विषय पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पे चर्चा करेंगे, और इस पे पूरी चर्चा करने के लिए विशेष तौर पे हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है नवीन आनंद जोशी जी की, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल में। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो दूसरा विषय है, जो कि बहुत खास है, जिसमें उन युवाओं को हम संबोधित करेंगे, उन छात्रों को हम संबोधित करेंगे, जिनको हम मोटिवेट करेंगे उनके आगे लाइफ को प्रशस्त करने के लिए। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में राहुल हरिप्रिया जी हैं, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन आज हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जुड़े हैं। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। इसी के साथ में नवीन जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना शुरू करती हूँ, क्योंकि आज का हमारा मुख्य विषय यही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या समीकरण बने होंगे ऐसे घटना के, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक कलंकित घटना है, जो इतिहास में सन 1919 से लेकर के आज भी जब 13 अप्रैल का दिन आता है, लोग उसे याद करते हैं और उस जनरल डायर को याद करते हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। निर्दोष, निरीह, निहत्थे लोगों पर रक्त रंजित गोलियां उन्होंने ऐसी चलाई कि पूरा आंदोलन, जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों ने शुरू किया था, उसको उन्होंने खून से रंग दिया था। और इसके पीछे एक कारण और था। रोल एक्ट आया था। रोल एक्ट का विरोध भारतीय मनुष्यों ने इसलिए किया था कि उसमें पूरी दमनकारी नीतियां थी अंग्रेजों की। उसमें कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था, वकील नहीं कर सकता था, कोई दलील नहीं चलती थी, सीधे जेल में डाल दिया जाता था। उसका विरोध करने के लिए कुछ लोगों ने एक समूह बना करके जलियांवाला बाग में वो रुके थे। वहीं पर कुछ लोग मेला देख रहे थे। वैशाख का मेला था, वैशाखी का दिन था। तो उस मेले के दौरान कुछ बच्चे, महिलाएं, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो जनरल डायर ने जिस गेट से बाहर निकलते थे, उस गेट को बंद करके
और लोगों पर लाइन से गोलियां चलाई, तो सैकड़ों लोग उस गोली से मर गए, कुछ लोग भाग गए, भागने की कोशिश भी कर रहे थे तो वहाँ कुआं था, उस कुएं में जाके गिर गए। तो ये घटना ने पूरे भारतीय समाज को उद्वेलित कर दिया। उस अहिंसक समाज जो उसने अहिंसा के रास्ते पर चल करके उस आज़ादी के लिए जो अपनी संकल्प लिया हुआ था, उसमें ऐसी इस घटना ने सबको उद्वेलित किया। और ये जब घटना घटी तो उसके बाद ही आपने देखा होगा फिर इतिहास में असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। फिर उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम उधम सिंह था, जिसने फिर 20 साल बाद जा कर के उसको जनरल डायर को उसकी सज़ा दी। तो कहने का मतलब ये है कि वो नरसंहार जो हुआ, उस नरसंहार ने पूरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा ट्रैक चेंज कर दिया। बिल्कुल, जो आपने घटना बताई जिस तरीके से इस एक खराब हम यादों के साथ में बोल सकते हैं आज हम बातचीत कर रहे हैं उसमें। यहाँ पे राहुल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेशे से आप इंजीनियर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर के फील्ड में जैसे आप आए तो क्या कारण रहा, कहाँ से आपको इसका एक बोलते हैं ना कि बीज आया आपके मन में कि मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को मोटिवेट करना है? क्या इसके पीछे कोई घटना घटित हुई? जी, इसकी शुरुआत हुई जब मैं 2020 के समय, जब कोविड-19 बिल्कुल शुरू हुआ था, उस समय लॉकडाउन आया था, तो मैं अपनी एक किताब पर काम कर रहा था। तो उस दौरान मैंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था लॉकडाउन डिस्कवरी। उस पर मैंने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करी थी कि ऐसे बुरे से बुरे वक्त में भी कैसे जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो घर में आज फंसे हुए हैं, वो कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर चीज़ों में बिजी रख सकते हैं। तो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था, जो मेरा फोकस था, वो तब मुझे समझ आया कि जब आसपास आप अपनी घटनाओं को देखते हैं कि सिर्फ बुरी चीज़ें हो रही हैं, लोगों की डेथ हो रही है और लोग बीमार हैं, बेहद परेशान हैं और कोई होप नहीं नज़र आ रही, तो ऐसे समय में मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो है सेल्फ मोटिवेशन की, जहाँ पे लोग खुद को अगर मोटिवेटेड रख पाएँ तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए वहाँ से फिर मुझे थोड़ा एक शुरू हुआ। फिर मैंने 2020 से जो अपनी जर्नी शुरू करी तो वो मेरी उस लाइन में, फिर जब मैं अपनी जॉब में आया तब भी मैं अपने स्टूडेंट्स में भी ये हमेशा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि एक कम एज से ही अपने आप को मोटिवेटेड वो रखें। साथ ही साथ कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ के कलीग्स हैं उनमें भी मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंस रख सकूँ। तो जितना मेरी ओर से पॉसिबल है, शुरू से वहीं से। जी बिल्कुल। युवाओं को आपने और छात्रों को ही क्यों टारगेट किया, इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नवीन जी आपसे जानना चाहती हूँ कि 1919 की घटना रही, उस समय हम सभी भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। क्या ये जो हत्याकांड रहा, ये जो घटना घटित हुई है, क्या उसने भी स्वतंत्रता के लिए कोई एक मोड़ लिया था? देखिए, बिल्कुल, इसमें चूँकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जब शुरुआत थी तो उसमें कहीं हिंसक तो कुछ हुआ ही नहीं था, अहिंसा के रास्ते पर चल करके, क्योंकि गांधी जी ने इसकी जब शुरुआत की वो भी अहिंसा के रास्ते पर ही चल रहे थे, ये पूरा आंदोलन अहिंसा के उस पर चल रहा था। लेकिन जब जनरल डायर ने निर्दोष और निहत्थे लोगों को जब कर दिया, हत्या कर दी उनकी, और उस हत्या से वो कुआं, जिस कुएं का हम जिक्र कर रहे थे, वो कुआं लाशों से भर गया था, तो उसके बाद पूरा रास्ता जो था क्रांतिकारियों का वो बदला। और पूरे समाज में जब तक जो, जैसे टैगोर साहब ने अपनी एक उपाधि थी उनको, वो उपाधि उन्होंने लौटा दी थी, और उसके बाद इसमें जांच कमीशन भी बना। उसके अंग्रेज़ों ने भी इस घटना को सबक के तौर पर भी लिया और जनरल डायर को हटाया भी था। लेकिन फिर भी ये आंदोलन ने पूरी भारतीय इतिहास को कलंकित भी किया, उस घटना ने, उस पूरी आज़ादी के आंदोलन को। और ये मान के चलिए कि बच्चा जो पहले कभी अंग्रेज़ों के साथ कुछ लोग नौकरियां करते थे, कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे, लेकिन इस घटना ने उनको भी अंग्रेज़ों की उससे नीतियों और इनकी जो कार्रवाई थी उसके बाद से उनको भी उससे दूर कर दिया और उनके खिलाफ गुस्सा भर दिया। मतलब व्यक्ति में एक संघर्ष के साथ साथ एक नफरत सी हो गई थी अंग्रेज़ों के प्रति उसी घटना के बाद से। बिल्कुल। यहाँ पे राहुल जी, जैसे कि मैंने प्रश्न आपसे किया था कि आपने मोटिवेट करने के लिए सिर्फ युवाओं को, छात्रों को क्यों टारगेट किया? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। अपनी लाइफ में वो ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे पहुंच गए जिनको देख के हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, दादा दादी हों या हमारे टीचर्स हों। तो जब उनको हम ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पोजीशन पे देखते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें भी उनके जैसा बनना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में है अभी वो हमारा युवा है, वो उनके शूज़ को भरने की मेहनत में लगा हुआ है।
और ऐसे समय मुझे लगा कि हमारे जो छात्र हैं, जो युवा वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि जिनको वो देख के मोटिवेट हो रहे हैं उनको हम और कितना मोटिवेट करेंगे। इसलिए मेरी प्रायोरिटी यही थी कि युवाओं में और छात्रों में फोकस करूं, और हमारे जो अपर एज वाले हैं, जो हमारे पेरेंट्स और दादा दादी की एज के हैं, वो ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड हैं और सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में कि उनको देख के आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा फोकस उधर था। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि छात्रों युवाओं को आपने क्यों फोकस किया, यहाँ पे हम लोग जैसे छात्रों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर भी हम लोग उसको कोरिलेट कर रहे हैं आज के हम विषय को खासकर। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ऐसी कोई आदत या ऐसी कोई रणनीति या ऐसी कोई भी चीज़ जो हम अपने जीवन में अपनाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, खासकर परीक्षाओं में, जो आपने खुद ने भी किया हो अपने जीवन में, तो ऐसा कुछ बात जो आप साझा करना चाहेंगे? जी देखिए, मैं इससे पहले कुछ वक्त पहले परीक्षा पे चर्चा भी देख रहा था जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो उसमें मैंने एक बात सीखी समझी कि आपको बार बार जो है मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। आपको, अगर आप खुद पर धीरे धीरे रिलाय करना शुरू करें ऐसे समय में कि आपको हर हमेशा कोई खड़ा नहीं रह सकता आपके लिए। एक वक्त तक आपके माँ बाप आपको बिल्कुल समझाएंगे, आपके टीचर्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं पास आती हैं ना, आप सिर्फ खुद के लिए हैं जो है, और आपको अपनी मेहनत स्वयं करनी है, आपको परीक्षा भी खुद देनी है। तो ऐसे समय में ये ज़्यादा बेहतर है कि जो आपने कहा, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट्स अपने में यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं कि अपने आप को बार बार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में समझाना बताना जिसमें वो बेहतर है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। ऐसी चीज़ों को कम सोचना, आपस में कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बेहतर कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सबको एक लेवल पर आना है। तो एक दूसरे से कंपैरिजन कम से कम रखना, और पेरेंट्स को, टीचर्स को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी और स्टूडेंट से अपना कंपैरिजन ना करें। हमेशा एक स्टूडेंट अपने हिसाब से स्पेशल होता ही है, उसको अपनी वो स्पेशल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस मुद्दे पे कि कौन हमसे बेहतर कर रहा है। तो जब वो अपने पर काम करना शुरू करेंगे और खुद को समझेंगे कि जो है वो मुझे खुद से करना है, तो यहाँ पर आने के बाद वो दूसरों से जब कंपेयर करना अपने आप को बंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर स्टेट पर आ जाते हैं और अपने आप को एक अच्छे मतलब पोजीशन पे पाते हैं कि उनको ज़्यादा किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में खुद आगे बढ़ने को तैयार। बिल्कुल, मतलब खुद ही को ही समझना सबसे बड़ा मूल मंत्र आप कहना चाहते हैं कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। खुद को अगर हमने डीप से समझ लिया तो मुझे लगता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। जी बिल्कुल, आप अपनी कमजोरियां जैसे खुद पकड़ लेते हैं समय के साथ, तो अपनी स्ट्रेंथ भी पकड़िए और उन पर फोकस करिए। बिल्कुल। नवीन जी, घटना तो बहुत कलंकित रही जिसके बारे में आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका अंत रहा? अंत को जानना बहुत ज़रूरी है, क्या रहा वो आप थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, इस घटना के बाद जैसा कि उसकी जांच आयोग का गठन हुआ, हंटर जांच आयोग बनाया सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने, और हंटर जांच आयोग ने उसको दोषी मानते हुए हटा दिया था जनरल डायर को। उसके बाद पूरी घटना का जब आकलन करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो उनको मिली थी वो उन्होंने लौटा दी थी, और अंत ये हुआ कि फिर उस घटना के बाद से गांधी जी जैसे व्यक्ति के भी दिल दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन शुरू किया जो 1920 में स्टार्ट हुआ। तो उसमें भी यही था कि असहयोग करना है अंग्रेज़ों के प्रति, और फिर जेल भरने की स्थिति भी निर्मित हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ दो बातों से डराते थे कि हम जेल में डाल देंगे, मार देंगे, ये डर बैठाया था भारतीयों में। तो वो डर निकाला गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि चलना तो अहिंसा के मार्ग पर ही है, हिंसा का रास्ता अपना करके आप आज़ादी का वो रास्ता नहीं पा सकते जिसका उन्होंने लक्ष्य रखा था। तो उन्होंने अहिंसा के ही रास्ते, लेकिन वो जो असहयोग आंदोलन की जो नींव रखी गई वो इसी आंदोलन के बाद, इसी घटनाक्रम के बाद, ये हत्याकांड यदि नहीं होता तो इसका इस तरह से असहयोग आंदोलन नहीं आता। फिर जो हमने देखा कि एक क्रांतिकारी युवा जिसको उधम सिंह कहते हैं, जिसने 20 साल विदेश में रह करके जनरल डायर की पूरी स्टडी की, नाम और भेष बदल के वो वहाँ रहा, और फिर उसने अपने लोगों का, जो इतने लोगों की उसने हत्या की थी, उसका बदला उसने उसी गोली से लिया। तो ये भी देखिए कि आप उसकी संकल्प शक्ति कितनी प्रबल थी कि एक घटना जो 20 साल पहले घट जाती है उसके बाद उसने अपना बदला भी लिया। और भारतीय मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि अमूमन हम लोग अहिंसा के रास्ते पर होते हैं, हिंसा का कोई भाव नहीं होता, लेकिन जो घटना उसमें निर्दोष लोगों के साथ घटी थी तो 20 साल भी उस युवा के दिल दिमाग में वो रही और उसने फिर उसका अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद अंग्रेज़ों को आज तक अफसोस है। उस घटना का आप जिक्र यदि अभी देखेंगे तो एलिजाबेथ भी गई फिर जलियांवाला बाग पर, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो हुए उन्होंने भी जा करके जलियांवाला बाग पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए, और अपने उस कृत्य का आज तक उन्हें अफसोस तो है, तो वो गलत किया था उन्होंने। तो वो अंत यही है कि उनके दिल दिमाग में आज भी उस घटना को लेकर के गिल्टी है।
बिल्कुल। इसी के साथ में हम यहाँ पे राहुल जी आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मैं कॉलेज की बात करती हूँ, स्कूल की बात करती हूँ, तो परीक्षाओं को लेके एक जो दृष्टिकोण होता है वो एक अलग होता है, शायद थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों को अपना के उस दृष्टिकोण को हम तोड़ सकते हैं? क्योंकि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो शायद घर का माहौल तो बदलता ही है, कॉलेज के माहौल में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? देखिए, एक टीचर के तौर पे, प्रोफेसर के तौर पे यदि मैं आपसे कहूँ तो मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ वो ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम का वक्त करीब आता है या जितनी भी बार बच्चे कोई टेस्ट देते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं, मैं उस वक्त हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि आपकी जितनी तैयारी है आप खुद को जानते हैं, और ऐसे समय में आपको अब ये कोशिश करनी है कि जितनी भी गलतियाँ आपने अभी तक करी हैं उन पर काम करिए, अपने आप को सुधारने पर फोकस करिए। बात सिर्फ इतनी है कि कई बार क्या होता है, हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है हमें लगने और स्ट्रेस लगने लगता है कि अगर एग्जाम हमारा खराब हो गया तो हमें धीरे धीरे अपनी कमजोरियां याद आने लगती हैं। लेकिन आजकल अब इतना टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ है कि बच्चे जो हैं एग्जाम से पहले 10-12 मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं, अपनी तैयारियां कर चुके होते हैं, तो वहां से वो अपनी गलतियां पहचाने और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसी गलती पर काम करके आगे बढ़े। क्योंकि जो गलती आप एग्जाम से पहले कर रहे हैं आपने वो देखी सीखी, तो अब वो चांस खत्म है कि आप एग्जाम में वो गलती। बिल्कुल राहुल जी, और ऐसा ही कुछ प्रश्न छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अरविंद जी, वो प्रश्न करना चाहते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले अरविंद जी हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी हाँ अरविंद जी, प्रश्न कर सकते हैं आप। और आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए प्रश्न को। राहुल, आप छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव से आते हैं और आपकी जर्नी कैसे रही, किस तरह आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं? जी जी जी, सेल्फ डिसिप्लिन के हाँ हाँ, आपके छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं? मेरी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी, मैं वहाँ के एक छोटा गांव सारंगढ़ से आता हूँ। उनका वही प्रश्न है, आपके बारे में काफी स्टडी कर लिया अरविंद जी ने कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया अरविंद जी। तो मैं वहाँ के एक छोटे गाँव सारंगढ़ से आता हूँ और मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई स्कूल तक की पूरी करी है, फिर यहाँ भोपाल आके मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट किया। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जैसे वो पूछ रहे हैं, तो मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स की जो बातें रही है कि वो मुझे हमेशा से समझाते हैं कि यदि आप अपने जो आपका वर्क आवर है उसके समय से थोड़ा पहले आप उठना शुरू करें और अपने मॉर्निंग्स को थोड़ा सा आप ठीक करें कि आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के अपनी तैयारियों पे ध्यान दें और अपना समय बिल्कुल बांध लें कि आप इस वक्त अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो करें, इस वक्त अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में हैं तो वो करें, लेकिन हर चीज़ को बराबर आप समय दें। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, फन नहीं है, तो वो लाइफ आपको कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कराएगी। सिमिलरली सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ है तो पढ़ाई में आप पीछे होंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मेरे लिए हमेशा ये रहा कि मैंने हमेशा अपने मॉर्निंग से एक रूटीन फॉलो किया कि जैसे जैसे आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें, जहाँ पर आप उस चीज़ को देख पाते हैं कि जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ और जहाँ पढ़ाई को अलग अलग बांट करके आपको अपने दिन के अलग अलग हिस्सों में फिट करना है, वो करें सारी चीज़ें और अपने टाइम के कंफर्ट के हिसाब से करें, लेकिन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इंक्लूड होनी ज़रूरी है, तो अपने आप वो डिसिप्लिन आपका गैदर हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उसी के साथ में हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं चाहता हूँ जो बच्चे इंजीनियर या उससे और अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं, वो अपनी जिस दिशा में जाना चाहिए वो उल्टा दिशा करने लगते हैं, तो उनको सही दिशा में जाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और घर का किस प्रकार से सहयोग उनको मिलना चाहिए? बिल्कुल, जो बच्चे अपना रास्ता भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे आ जाते हैं, तो उस परिस्थिति में घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि हम ना बात करने से डरते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज़ बताने से पहले डरते हैं, पहले ही मन में बना लेते हैं कि अगर मैंने ये बता दिया मेरे घर पे तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि यदि मैंने इसको इस वक्त ऐसा बोल दिया वो ज़्यादा प्रेशर्ड ना फील करने लगे या मेरी बात को अन्यथा ना ले ले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस विषय में है बात करना। यदि आपको समझ आ रहा है कि बच्चा थोड़ा रास्ते से भटक गया है तो आप उसके पास बैठें, थोड़ा बात करें, उसको एक ऐसा माहौल दें जिसमें वो आपसे खुल सके। हो सकता है कि वो अपनी गलतियां स्वीकारे, उसको समझ आए कि वो कुछ गलत कर रहा है, और नहीं भी आए तो उसको एक समझाने वाले तरीके से आप उससे बात करें। जितना ज़्यादा आप उससे बात करेंगे, उसको एक माहौल देंगे, वो ज़्यादा बेहतर खुल पाएगा। ये चीज़ मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे घर पे हमेशा से ये माहौल रहा। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बात करने पे विश्वास रखा। मेरी मॉम जो है वो हमेशा मुझसे कोई भी बात होती, कभी भी किसी चीज़ पर मुझसे खुल के बात करने पे उन्होंने हमेशा विश्वास रखा। बिल्कुल, संवाद ही एक ऐसा रास्ता होता है जो कि कई सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है, और यहाँ पे भी हम संवाद कर रहे हैं। तो आइए नवीन जी से पूछते हैं, रोलेक्स एक्ट के बारे में अभी आपने जिक्र किया था, तो वो भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा कि रोलेक्स एक्ट के बारे में ये कहा गया है कि वो
अंग्रेज़ों का दमनकारी कानून था और उनकी ये मंशा थी कि कोई भी भारतीय अपनी बात को कहने या अपना प्रतिकार करने की स्थिति में न रहे। तो उन्होंने उस रोलेक्ट एक्ट में ये किया था कि उसमें कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, आप उस कानून का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाता था। तो उस रोलेक्ट एक्ट का एक काला कानून था और उसका विरोध चूंकि भारतीयों को करना ही था, नहीं तो भारतीय स्वभाव में स्वतंत्रता भी एक स्वभाव होता है, तो वो जी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उस रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया और विरोध चूंकि शांतिपूर्ण तरीके से ही करते थे। उस अंग्रेज़ों के सामने उस समय लड़ने की स्थिति तो भारतीयों की थी नहीं, क्योंकि जितने वो मजबूत, और ब्रिटिशर्स कभी अपना सूर्य अस्त नहीं होने देते थे, तो उनके पास सब तरह की शक्तियाँ थी। लेकिन भारतीयों ने अपने विचार के दम पर, क्योंकि भारतीयों के पास एक विचार बहुत महत्वपूर्ण शक्ति और वो शस्त्र होता है, तो अपने उस विचार के जरिए उन्होंने लोगों को एकत्रित किया। हमेशा संग्रह और समूह से ही आप लोग कभी भी किसी विषय से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो लोगों ने एकत्रित हो करके और उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान या विरोध करना शुरू किया था। लेकिन अंग्रेज़ों को ये नागवार गुजरा और इस तरह की घटना से ये पूरा जो आंदोलन था वो रक्त रंजित हो गया। तो उसी के बाद से सारा हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि फिर जलियांवाला बाग आज भी इतने सालों बाद, घटना एक दिन की, लेकिन उसके असर आज इतने सालों बाद तक हम अंग्रेज़ों के उस व्यवहार की नफ़रत करते हैं। उस व्यवहार पे हमें, उनको भी जिल्लत होती है, वो भी समझते हैं कि हमारे एक व्यक्ति की वजह से अंग्रेज़ों की जो उनकी छवि उस समय थोड़ी बहुत भी बन रही थी वो मिट गई। बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं हमसे भी, जो हम शायद उस समय महसूस ना कर पाएँ, पर उसका जो अंत होता है, उसका परिणाम जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर हम वापस से राहुल जी से बात करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स हों, स्ट्रेस ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। बड़ा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नेचर होता है ये। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए, और बिल्कुल ही स्ट्रेस ना हो, हम तो बिंदास हैं, भले एग्ज़ाम है, वो भी कितना सही होता है, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। जी देखिए, इस पे मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन स्ट्रेस आपका तभी मैनेज होता है जब आपका टाइम मैनेज होता है। करेक्ट। जब आप बहुत लंबे समय से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको स्ट्रेस आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे उन बच्चों को एग्जाम में उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है जो अपनी एक समय से तैयारी करते हुए चल रहे होते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप टाइम मैनेज करते हुए चलें, एक अच्छे समय से ही। और अगर टाइम मैनेज, चलिए ठीक है, आने वाले समय तक आपने कुछ समय पढ़ाई नहीं करी, तो ये मान करके चलते हैं कि आखिरी में आप थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन फेमिलियर चीज़ों पे काम करें जो आपको पता है पिछले कई सालों से जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम्स पे। क्योंकि एग्जाम के ट्रेंड्स आजकल रिपीट बहुत होते हैं। अगर आपने पिछले 4 साल 5 साल के एग्जाम देखे हुए हैं कि अगर मान लीजिए आप 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, पिछले कई सालों की यदि आपने पेपर देखे हुए हैं और अगर आपने वो ठीक से सॉल्व किए हुए हैं, देयर इज नो वे कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं भी करी, लेकिन आपने यदि आखिरी के 2 से 3 महीने अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखी है, तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए यही 2 सबसे मेन चीज़ें हैं। एक तो आपका टाइम मैनेज करके चलिए, थोड़ा समय दीजिए पढ़ाई को हर रोज़, और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अपने उन चीज़ों पे काम कीजिए जो फेमिलियर है, जो बार बार एग्जाम में आ रही हैं, ना कि ये कि आपने बस पता नहीं और डायरेक्शन लेस आप शुरू हो गए। तो टाइम और डायरेक्शन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल। इसी के साथ में बिलासपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सविता जी, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी, ये जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करें? कि वो पढ़ते नहीं, माँ बाप बोलने से भी नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए मोटिवेट करने के लिए, ये पूछना था। जी सविता जी, एक माँ की सबसे ज़्यादा चिंता मुझे लगता है कि यही होती है कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करें और कितना उनको पढ़ाई में ढाल सकें। चिंता जायज़ है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, इस पे भी मैं यही कहूँगा कि जैसे आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, यदि वो समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसमें एक तरीका यही है कि आप उनके टीचर से भी थोड़ा कनेक्ट करें। जब बच्चा घर पे नहीं है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में भी उसको या कॉलेज में भी उसको एक ऐसा माहौल मिले कि जहाँ से उसको लोग थोड़ा समझा सके कि भाई तुम थोड़े करियर से भटके हुए लगते हो और इस वजह से हमें लगता है कि तुम्हें कुछ गाइडेंस दी जाए। अब ये हो सकता है कि वो बहुत बड़ी किसी कठिन पढ़ाई में ना जा सके, तो आप उसको किसी सरल कोर्सेज में डालिए। आजकल तो वोकेशनल कोर्सेज हैं जो अभी हमारे यहाँ हाल ही में NEP के तहत शुरू हुए हैं कि आप यदि किसी पर्टिकुलर काम को ही सीख जाए तो आपका करियर उसमें ही बन जाएगा। तो बच्चा यदि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसके सामने आप कुछ ऑप्शंस रखें जिससे कि वो उन वोकेशनल कोर्सेज पे या इधर उधर थोड़ा ध्यान दे करके हो सकता है कि बेहतर चीज़ों में जाने की जो जिस पे उसका इंटरेस्ट है, हो सकता है मिल जाए, तो वो उस रास्ते पे निकल सकता है। ना कि ज़रूरी नहीं कि वो कोई डिग्री ही करे या कंप्लीट करे। मैं हालांकि सजेशन सबका यही होता है कि करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हमारी सरकार भी वोकेशनल कोर्सेज को सपोर्ट करती है, तो ऐसे बच्चों के लिए खास करके वो एक अच्छा ऑप्शन है कि समय रहते
वो आप उनको उस लाइन में डालने की या उनको ऑप्शंस बताएं कम से कम, तो हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट थोड़ा तो चेंज करेगा। बिल्कुल। और नवीन जी, जैसे कि अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चे के कैलिबर के हिसाब से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में जाना। नहीं, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए ये संभव नहीं है, लेकिन बच्चे का कैलिबर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आज भी अमृतसर की बात करती हूँ, आज भी मैं उस जलियांवाला बाग की बात करती हूँ, तो स्मारक के तौर पे आज भी सारी घटना वहाँ पे स्थापित की गई है, आज भी है क्या? जी बिल्कुल, चूँकि वो एक ऐसी घटना थी इतिहास की कि जिसको आने वाली जनरेशन को बताना था कि किस तरह से वो कलंकित घटना घटी और उसमें किस लोग जो शहीद हुए उनके संख्या लिखी हुई है, उस पूरे घटनाक्रम का जिक्र है, जनरल डायर के बारे में लिखा हुआ है, तो वो लगभग पूरा दर्ज है वहाँ पर। और वो जब लोग वहाँ पहुँचते हैं जलियांवाला बाग तो वो उसका अवलोकन भी करते हैं और उस दिन को और उस घटना को पूरी तरह से याद करते हैं। स्मारक बना हुआ है। बिल्कुल। एक कुएं का भी जिक्र आपने अभी बातचीत के दौरान किया था, और जनरल जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले वो कुआं को ज़रूर दर्शाया जाता है जी। तो क्या आज भी वहाँ पे उसको संजो के रखा है? बिल्कुल, उस कुएं को जिसमें वो लाशें गिर गई थी, जो लोग भाग रहे थे उनकी, जो वो एक मतलब बच्चों को भी, जनरेशन को भी ये पता होना चाहिए कि आज़ादी इतनी सरल नहीं, सस्ती नहीं है। आज़ादी के लिए लोगों ने जिन शहादत दी है, जो लोग जो निरपराध थे, जो निहत्थे थे, उन्होंने भी शहादत दी, जो वहाँ मेला देखने आए थे। तो वो बच्चों को बताने के लिए, उन लोगों को ये जानकारी रहे कि ये घटना कैसे घटी थी, इसके पीछे क्या कारण थे, वो सब चीज़ें वहाँ पर हैं। कुएं का भी जिक्र जो आता है वो भी वहाँ पर बनाया हुआ है, वैसा ही उसको स्मारक का स्वरूप भी दिया गया है और वो पूरे घटनाक्रम को वहाँ संजो कर रखा गया है, दिखा हुआ है। अच्छा, जैसे कि आपने यहाँ पे बोला कि हम जो स्वतंत्र हैं वो बहुत सस्ते में नहीं मिली है हमको स्वतंत्रता, तो उसको संजो के रखना, उसकी इम्पोर्टेंस को हर दिन समझना, उसके लिए हम सबको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम सबको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने सर कटाए, शहीद हुए, वो तो हमारे दिल दिमाग में होना ही चाहिए हमेशा। और भारतीय मनुष्य को अपने संस्कृति, अपने संस्कार और अपने स्वभाव को बचा के रखना चाहिए। ये नहीं है कि भारत, यदि आज हम जिस दिशा में, जैसे यदि हम बात करें, छोटी सी बात है, स्वच्छता की बात करते हैं, तो स्वच्छता हमें यदि हम वातावरण में रखेंगे, दिल में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो खुद भी स्वच्छ रहेंगे, वातावरण भी स्वच्छ रखें, साफ रहेगा। फिर हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो हम जब वृक्षों को लगा कर रखेंगे तो वो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देंगे, हवा पानी हम लोगों को मिलेंगे। बात हम शिक्षा की करते हैं, स्वास्थ्य की करते हैं, तो उस सब के लिए, जैसे टैक्सेशन की बात आती है, तो सरकार हमेशा से प्रोत्साहित करती है कि हम यदि जो चीज़ ले रहे हैं उसका टैक्सेशन दें, तो वो टैक्स जमा हो करके अपने ही उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए सरकार वापस खर्च करती है। तो एक मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें एक जो हमारा सामाजिक विज्ञान जो हमें शुरुआत में पढ़ाया जाता था, उसमें कहा जाता था कि आपको सिविलाइजेशन, एक सिविल मतलब जो समझना चाहिए कि किस तरह से हम सामाजिक जीवन जिएं, क्या हमारे दायित्व होना चाहिए, किस तरह से हमें देश के लिए काम करना है, किस तरह से हमें अपने परिवार का, समाज का, सबका ख्याल रखना है। वो सारी बातें, तो वो उस ज़माने से लेके आज तक हमें उनको अपना करके चलना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई उच्छृंखलताएँ कर ली कि हम आज़ाद हैं तो हम कुछ भी कर लें, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज यदि आपने अपनी उस संस्कृति और सभ्यता को नहीं बचाया, नहीं संजोया, तो हम वापस किसी न किसी के हाथों गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि गुलामी कोई वो नहीं है। आज भी कई लोग आदतों के गुलाम होते हैं, कई लोग किसी घटना से, किसी परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं। तो हमें स्वतंत्रता दिल दिमाग में होना चाहिए, लेकिन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए। इतिहास में जो भी गलतियां हुई हैं उनको नहीं दोहराना है हमको, ताकि हम आज जिस मुकाम पे हैं उसको भी हम संजो के रख सकें। और ये तभी हम नहीं दोहरा सकते जब हम इतिहास को पढ़ेंगे। अगर हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा, हम जानेंगे कैसे कि हमने गलतियां क्या की थी। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम जो बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसीलिए कर रहे हैं कि क्या गलतियां हुई हैं जिसको हमको आगे नहीं दोहराना है। राहुल जी, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि जब सफलता मिलती है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही असफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो जितनी आसानी से हम सफलताओं को एक्सेप्ट करते हैं, असफलताओं को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? उसको भी एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत पॉपुलर टर्म है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो जब कभी भी हम ऐसे अपनी विषम परिस्थितियों में होते हैं, जब हमने हार का सामना किया, बुरा वक्त देख रहे हैं, कभी कहीं किसी जगह पे फेलियर हमने देखा है,
तो हमेशा उस चीज़ को एक इस तौर पे लेना चाहिए कि ये ऊपर वाला हमें एक ऐसा समय दिखा रहा है जो हमें डेवलप करने के लिए, शायद हमें और बेहतर होने की ज़रूरत है। आज जो भी चीज़ों से हम परेशान हैं वो अपने अंदर शायद उसको बेहतर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उस पर या किसी भी और चीज़ में जब हम ट्राई करेंगे तो हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाएं। तो कहीं ना कहीं वो हमें और मजबूत बनाने के लिए, मानसिक रूप से भी और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये चीज़ एक होती है कि समय दर समय कहते हैं ना कि फेलियर देखते रहना चाहिए आदमी को, वरना ज़मीन पे नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं वो आपको ग्राउंडेड रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए अगर आप फेलियर है तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कम से कम आगे तो बढ़ रहे हैं। यदि आपको फेलियर नहीं मिल रहा है, इसका मीनिंग क्लियर कट ये है कि आप कहीं घूम ही नहीं रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ने, प्रोग्रेस की ही निशान है फेलियर, कि आपने कोशिश करी है और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो और बेहतर तरीके से आगे कर पाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आखिरी प्रश्न मैं आपको छोड़ रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। जब भी हम एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बड़ा बात करते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उसका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर होता है। तो दोनों के में आप किसको अहमियत ज़्यादा देते हैं और कौन सा ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जब चर्चा करी तो आपने बोला कि अहिंसा ही गांधी जी का एक मार्ग था स्वतंत्रता पाने के लिए, जो हम सब जानते हैं। लेकिन जब ये घटना घटित हुई 1919 में, तब उसके बाद 1920 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन की भी बात करी और इस तरीके की उन्होंने कई सारे प्रतिक्रियाएं भी ली थी, तो क्या ऐसा माइंडसेट चेंज हुआ? क्या तब भी उन्होंने अहिंसा को ही अपनाया या उन्होंने अपना रूप बदलने की कोशिश की? देखिए, हम शुरुआत में इसका जिक्र कर चुके हैं कि गांधी जी का चूंकि संकल्प था कि अहिंसा के रास्ते ही आज़ादी पाई जा सकती है। हालांकि उस समय भी गरम दल और नरम दल चलते थे और कुछ लोगों का ये मानना था कि अंग्रेज ये भाषा नहीं समझेंगे, तो उनके दिल दिमाग में ये था कि हमें लड़ना है तो आज़ादी केवल अहिंसा के रास्ते पे नहीं आएगी। लोगों में भगत सिंह या सदगुरु या ये जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनका ये मानना था कि चंद्रशेखर आज़ाद, इनका सबका ये मानना था कि उनसे छीनना पड़ेगी आज़ादी। छीनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस घटना ने गांधी जी को विचलित तो किया, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका संकल्प यही था कि मुझे आज़ादी में कोई हिंसा नहीं लेना है। आज हम उसका संदेश कैसे लें? आज भी यही संदेश, आज भी आप यदि हिंसा के रास्ते कोई मार्ग पर चलते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। आपको हमेशा से ये कहा जाता है, जैसे कि अभी मोटिवेशनल स्पीकर भी बता रहे हैं, शांति दिमाग में भी होना चाहिए। कूल माइंड जो व्यक्ति होता है वो पढ़ाई में भी ठीक रहता है, भविष्य भी उसका अच्छा होता है। और जब तक आप दिल से, दिमाग से ये चीज़ें, मतलब कोई भी आपके दिमाग में ऐसी बुराई नहीं आना चाहिए। बुराई आने का मतलब ये है कि जब आप में उत्तेजना होती है, जब आप में कोई बुरी आदतें या बुरा कोई प्रभाव होता है, तो हम उस सही रास्ते से भटक जाते हैं। तो उद्देश्य आपके स्पष्ट होना चाहिए और कूल माइंड व्यक्ति ही समझता हूँ कि सभी चीज़ों में सफल हो सकता है। और यही नारा जब उस समय से गांधी जी ने जब दिया था कि अहिंसा के रास्ते चलना चाहिए, तो आज भी हिंसा के रास्ते जो लोग चलते हैं उनके परिणाम बुरे होते हैं, बिल्कुल, उन्हें कहीं ना कहीं सजा मिलती है। बिल्कुल। जैसे कि राहुल जी, मैंने आपसे प्रश्न किया था, उसके बारे में भी जवाब चाहती हूँ। जी देखिए, मैं इसमें ये कहूँगी कि एक सही बैलेंस बना के रखना बेहद ज़रूरी। आपका जो व्यक्तिगत विकास है वो आपको कहीं ना कहीं बड़े स्टेजेस पर ज़रूर लेकर के जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने पे स्ट्रगल ज़रूर करेंगे। आज भी जैसे मैं NIT में पढ़ाता हूँ, मैंने कई IITs विजिट किए हैं, मैं ये देख पाता हूँ बच्चों में कि एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा होने के बावजूद, लेकिन कई बार जब पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट बच्चे नहीं कर पाते हैं सही से, तो एंड में जाके वो स्ट्रगल करते हैं किसी अच्छी जॉब पे लैंड करने में या किसी अच्छे बिजनेस के लिए, पैसे के लिए पिच करने पे। तो जब वो एक व्यक्तिगत डेवलपमेंट नहीं होता है, अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते, तो हमेशा स्ट्रगल रहता है। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स पे नहीं है अच्छे, तो आप उस लेवल तक पहुंचने में भी स्ट्रगल करेंगे। तो एक बैलेंस के साथ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टॉपर होना बेहद जरूरी नहीं, मॉडरेट इंटेलिजेंस लेकर के चलिए, ताकि आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग फैक्टर भी हो और एक पर्सनालिटी को लेकर के एक क्यूरियोसिटी भी हो कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे इस तरीके से बोलना आना चाहिए, रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो वो एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट। ये बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पे बोली, क्योंकि मैं खुद भी इसी बात पे ज़्यादा जोर देती हूँ कि मॉडरेट इंटेलिजेंस ही हमारे लाइफ का बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस बना के चल सकता है और आगे हमें ज़्यादा लेकर जाता है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, बहुत संक्षेप में, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? जी, मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि चाहे एग्ज़ाम का समय हो या नॉर्मल समय हो, अपने
एकेडमिक्स और पर्सनालिटी दोनों के डेवलपमेंट पे इक्वली बैलेंस तरीके से कोशिश करिए, आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस पाएंगे। दिमाग में नेगेटिविटी को जगह मत दीजिए, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव और काम सोच करके रखेंगे, जैसा कि सर ने भी कहा कि जितना कूल माइंडेड रह करके काम करेंगे, डेफिनेटली समय दर समय, हो सकता है आप देर ज़रूर हो, आप परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन पराजित नहीं होंगे। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। नवीन जी, आखिरी मैसेज मैं आपसे भी चाहूँगी, इतने मुख्य विषय पे आज आपने चर्चा करी, बहुत अच्छी जानकारी दी, क्या आप आखिरी मैसेज हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहते हैं? देखिए, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं 100 सालों से ज़्यादा समय हो गया, उसके बावजूद उस घटना को याद किया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि हमें अपने इतिहास को इस तरह से बनाना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि लम्हे खता करते हैं और सदियां सजा पाती है। तो यदि किसी लम्हे ने खता कर दी है तो वो खता को हमको आगे न आ जाए और हम ऐसा वातावरण और ऐसी शिक्षा दे करके जाएं, ऐसे बढ़ करके आगे बढ़ें कि हमारा वो इतिहास कलंकित ना हो और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा और एक समृद्ध और संस्कृत भारत हम दे के जा सकें। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली। और इसी के साथ में हमारे बीच में नवीन आनंद जोशी जी मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हम तक पहुँचाई जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर। और इसी के साथ में हमारे साथ में राहुल हरिप्रिया जी साथ में थे, जिन्होंने की मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, लेकिन हमारा अगला सेगमेंट पर्यटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की हम उन झलकियों को, उन जगह को दिखाते हैं जो बहुत खास होती हैं। तो आइए नज़र डालते हैं पर्यटन के अगले सेगमेंट पर। आज डिंडोरी अपने दर्जन भर से अधिक पर्यटन स्थल के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई जामवंत गुफा से, जो प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडोरी के मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था। जहां उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने कृष्ण को स्यंतक मणि तो भेंट की, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिल धारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडोरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेवसा फॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारोपानी अभयारण्य। डिंडोरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारोपानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का इन्हें कोई भी मलाल नहीं है।
यहाँ के जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरते हुए हिरण की अठखेलियां पर्यटकों को वन विहार का आमंत्रण देती है। तो दर्शकों, अब वक्त आ गया है मेहमान से मिलाने का। जी हाँ, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं रामलखन गुप्ता जी। उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आपने समाचार पत्रों में लेखकों के द्वारा बहुत भूमिका निभाई और इसी के साथ में आपकी खुद की किताबें भी प्रकाशित हुई, जैसे कि अगर मैं नाम लेना चाहती हूँ कि पत्थर के देव, ढाई आखर, सामयिक चेतना, भारत में विदेशी आक्रमण इत्यादि। हम आपका स्वागत करते हैं सर आज हमारे कार्यक्रम में। और जिस तरीके से मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि आप बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कई सारे पुस्तकें जो हैं आपने प्रकाशित करी हैं और लगातार समाचार पत्रों में भी आपका लेखन आता रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपकी जो किताबें रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। ये साहित्यिक दृष्टि में मैं काम कर रहा हूँ और अब तक जो पुस्तकें मैंने लिखी हैं, साक्षरता के गीत पहली बार लिखा, फिर पत्थर के देव, सामयिक चेतना और भारत में विदेशी आक्रमण जैसे कई किताबें हमने लिखी हैं और हमारा लेखन कार्य निरंतर चल रहा है। आने वाले समय में ग्रामीण पत्रकारिता पर एक पुस्तक मेरी छपने जा रही है और खंड काव्य वरदान, जिसमें सत्यवान सावित्री के जीवन चरित्रों का वर्णन है, वो लिख रहा हूँ। कहानी संकलन भी मेरी तैयार हो गई है। इस तरह साहित्य सृजन की श्रृंखला मेरी निरंतर चलती जा रही है और मैं समझता हूँ कि साहित्य के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम जो मैं कर रहा हूँ वह आगे भी करता रहूँ। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे साझा करी आपने अपने बारे में। और इसी के साथ में आपने कवि के तौर पे भी आप कुछ कविताएं लिखते हैं, तो मैं कुछ पंक्तियाँ चाहूँगी कि आप हमारे तमाम दर्शकों को सुनाइए, फिर हम आगे आपसे और भी बातचीत करेंगे। होठों पर ताले आंसुओं पे पहरे हैं, वो जानना न चाहें कि जख्म कितने गहरे हैं। रोशनी की बात न आलम कर यहाँ पर तू, अंधेरों के रहम पर सूरज भी ठहरे हैं, अंधेरों के रहम पर सूरज भी ठहरे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी यहाँ पे पंक्तियाँ जो हैं यहाँ पे आपके सामने पेश करी राम जी ने। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने समाचार पत्रों के साथ भी आपका बहुत गहरा ताल्लुकात रहे हैं, बहुत पुराने समय से आप कई सारे लेख उसमें देते रहे हैं। तो किस तरीके के ज़्यादातर लेख आप पसंद करते हैं समाचार पत्रों में देना, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, समाचार पत्र और पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है और जब तक हम ग्रामीण अंचल की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और वहाँ के निवासरत लोगों के विकास के लिए अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे जीवन का और पत्रकारिता का आशय ही पूरा नहीं होता। हमारे जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो मैं लिखता हूँ, ग्रामीण जन समस्याएँ, ग्रामीण प्रतिभाओं को उठाकर आगे ले आना, वहाँ जो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे वहाँ पर गायक हैं, कलाकार हैं और अच्छे लोग जो पहले गांव में दर्द वर्द होने पे, चोट होने पर वो हड्डी वगैरह बनाने का काम करते थे, ना वो कहीं ट्रेनिंग लेते थे, ना कहीं वो जाते थे और परंपरागत अपने बाबा से और उसके पूर्वजों से वो सीखते चले आते थे। वो परंपराएं, बहुत चीज़ें हैं वो विलुप्त न होने पाए। इसलिए हमारा जो लेख होता है समसामयिक विषयों के साथ ग्रामीण अंचल के प्रतिभाओं को निखारने में भी आगे रहता है। बिल्कुल। रामलखन जी, जब हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर हमने चर्चा करी थी। आपकी भी एक पुस्तक का नाम हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं, भारत में विदेशी आक्रमण। तो मैं क्या थोड़ा सा इसके बारे में जान सकती हूँ कि किस तरीके की ये बुक है? जी हाँ, ये हमारी पुस्तक है जिसका विमोचन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने प्रयागराज में किया था। भारत में विदेशी आक्रमण। भारत सोने की चिड़िया प्राचीन समय से रही है, यह देवभूमि रही है। यहाँ की संपन्नता, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के लोगों की सहजता, सरलता के कारण विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर कई बार हमला करके इस देश पर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम ईसा पूर्व इराक आक्रमण से लेकर 1971 में
पाकिस्तान के आक्रमण के बीच जितने भी आक्रमण हुए, लगभग 14 आक्रमण, उन सब का समावेश हमने इस पुस्तक में किया। और इसलिए किया कि कोई भी देश तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक वह अपने अतीत को न जाने, न समझे और न गौरवान्वित हो। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी अपने अतीत को जाने और अपनी कमियों से, जिसके कारण हम गुलामी की जीवन जीने के लिए विवश हुए, उससे हम मुक्त होकर आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुखद सुखमय बना सकें। इसी लक्ष्य को लेकर मैंने भारत में विदेशी आक्रमण पुस्तक को लिखा था। बिल्कुल। मैं और भी कविताओं की पंक्तियां आपसे सुनना चाहूँगी। तमाम दर्शक भी चाहेंगे कि कुछ पंक्तियां आप उनके सामने पेश करें, क्योंकि आप के कवि के तौर पे भी हम आपको जानते हैं। जी, कविताएं के बारे में मैं कुछ कहूँ उसके पहले कविता पढ़ूँ एक चीज़ कहूँगा जी कि कविता जीवन के सूने वक्षस्थल पर, कविता जीवन के सूने वक्षस्थल पर घायल आत्मा के रिश्ते रक्त से लिखी जाती है। स्वर कैसा भी हो, कौवा हो या कोयल, दर्द मिलने पर सभी कराहते हैं। कविता दर्द का नाम है, कहकहों का नहीं। इसलिए कविता में पीड़ा होती है जो लोगों को प्रेरित करती है। मैं कविता प्रस्तुत करूं। सह लेता हर जख्म अगर जिस्म सहलाया न होता, सह लेता हर जख्म अगर जिस्म सहलाया न होता, आंसू न गिरते मैं न रोता गर तू हंसाया न होता। तिमिरों की ठोकर खाता बढ़ जाता हर राह पर, इंतजार न करता सूरज का गर राह दिखाया न होता। पतंगों में होड़ लगी समा पे जल जाने के लिए, पतंगों में होड़ लगी समा पे जल जाने के लिए, मैं तो जलता आराध्य मेरे यदि दीप जलाया न होता। कितने राही राह भूले राह में चलते हुए, मैं तो भूलता मंजिल गर ठोकरें खाया न होता। गिर से गिरने पर भी लगती कभी चोट नहीं, ए वसुंधरे अगर तू दामन फैलाया न होता। विष को पीयूष सा पीता गम की क्या बात थी, घर मेरे यार तू ये भेद बताया न होता। सह लेता हर जख्म अगर जिस्म सहलाया न होता। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ हम सबके सामने पेश करी। और जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं, आपकी किताबों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, आप बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अगर मैं आज की बात करती हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करती हूँ, तो साहित्य का जो ग्राफ है वो पहले से बहुत कम होता गया है, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, साहित्य जो है मनुष्य को सदैव प्रेरित करती रही है कि वह सद्मार्ग पर चले। जिस साहित्य में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने की शक्ति नहीं है, उसे साहित्य कहना उचित नहीं होगा। आज समाज में व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसके पास नहीं है तो समय नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय है तो वो आजकल मोबाइल में तमाम इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे मनुष्य ज्ञान कम लेता है, विकृति की दिशा में ज़्यादा चला जाता है। लेकिन साहित्य में आज जो ग्राफ गिर रहा है, तो साहित्य को लोग अब ये मान के चलते हैं कि वह एक पढ़े लिखे लोगों के लिए है। साहित्य को इस दृष्टि से लोग समझना कम कर दिए हैं कि साहित्य समाज के दर्पण के साथ ही साथ साहित्य समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम रामचरितमानस को देखें तो भारत के धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ एक बहुत बड़ा वो साहित्य ग्रंथ है जिसमें समाज के हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर वर्ग के लिए आगे बढ़ने की लिए प्रेरित करता है। इसलिए साहित्य का ग्राफ गिर रहा है। ये मैं संख्या बल भले उसको पढ़ने वाले कम हो जाए, लेकिन साहित्य की शक्ति, उसका सामर्थ्य और उसकी विश्वसनीयता आज भी है, पहले भी था और आने वाले पीढ़ियों में सदैव रहेगा, क्योंकि साहित्य एक दस्तावेज है और दस्तावेज कभी नष्ट नहीं होता। जी, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में आपकी किताब जो है पत्थर के देव, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का इसमें आपने उल्लेख किया है। जी, पत्थर का देव ये हमारी पहली प्रकाशित कविताओं का संकलन है। इसमें मैंने ये चाहा कि आज हमारे हिंदुस्तान में देवी देवता जो भी पूजे जाते हैं उनकी प्रतिमा होती है,
प्रायः वो पत्थरों की होती है। और पत्थर कठोर नहीं होते, पत्थरों के अंदर ही तो झरना बहता है, पत्थरों के भीतर ही तो शीतल जल निकलता है। इसलिए पत्थर के देव के रूप में मैंने इसको लिखा। और इसमें पत्थर के प्रत्येक खंड, पत्थर की क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, क्या परिस्थितियाँ होती है, पत्थर को हम किस किस रूप में देख सकते हैं, उन सब का वर्णन मैंने किया है पत्थर के देव नामक पुस्तक पर। बिल्कुल, क्या आप कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे? जी, पत्थर के देव में पंक्तियाँ जरूर सुनाना चाहूँगा जो इसमें मैंने लिखा है। जैसे एक पत्थर में लिखा, मैं जानता हूँ कि वह एक पत्थर है और मैं एक इंसान हूँ। इंसान को पत्थर से भला क्या मिलेगा। मैं लगातार पत्थर की अवहेलना करता, इंसान के दर्द को हल करने वाले एक पत्थर की तलाश में था रहता। वह मुझे मिल गया। समाज की निगाहों में वह तुच्छ पाषाण था, पर मेरे लिए वह एक भगवान था। पर दुनिया उसे भगवान नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह पत्थर की मूर्ति नहीं थी। मैं ऐसे पत्थर की आराधना करने लगा। मूर्ति के पुजारियों को यह खलने लगा। वे मूर्ति के नाम पर इंसान को इंसान से बांटते हैं, फिर इंसानों के बहते लहू से मज़े काटते हैं। भला वो मेरे द्वारा मूर्ति की अवहेलना कैसे स्वीकार करते। मुझे नास्तिक करार दे दिया गया। इतने पर भी उन्हें संतोष न हुआ तो एक और प्रयास चला। पत्थर से मानव को तोड़ने का अभ्यास चला, परंतु मैं नहीं टूटा, क्योंकि मैं कुछ था ही नहीं। किंतु वह पत्थर जो मेरा सर्वस्व है, पत्थरों से ही टूट गया। मैं देखता हूँ टूटे बिखरे पाषाण को, शान से सिर उठाए पत्थर के भगवान को। मुझे लगता है कि मैं टूट गया हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि पत्थरों के सामने बिखरा वह पाषाण अपने लिए बिखर गया है या मुझे झुकाने के लिए कोई षड्यंत्र चाहे। मैं षड्यंत्रों में फंसने वाला नहीं हूँ। यदि तुम मुझे चाहते हो कि मैं पत्थरों की पूजा करूं, तो मैं पत्थरों की पूजा करूंगा, उन्हीं से अपनी पीड़ा भी कहूंगा। किंतु पत्थर भी कभी इंसान बन पाएगा या इंसान ही सदैव पत्थर बनता जाएगा, पत्थरों से अपनी पीड़ा कहता जाएगा, पत्थरों के सामने सदैव सिर झुकाता ही जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी यहाँ पे आपने कविता सुनाई। एक प्रश्न मैं और करना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर हम साहित्य की बात कर रहे थे कि बहुत कम ग्राफ होता जाता है, जिसमें अगर मैं प्रिंट साहित्य की बात करती हूँ कि किताबें जो हैं कम प्रकाशित होती हैं। आजकल किताबों को प्रकाशित की संख्या जो है कम कर दी जाती है, PDF के फॉर्म में हम ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचा देते हैं। तो क्या वो कहीं ना कहीं इसके हमको दुष्परिणाम भविष्य में मिल सकते हैं? देखिए, ये तो विज्ञान का चमत्कार है और उसे हमेशा सदैव पॉजिटिव रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो PDF के माध्यम से हमारे पास बहुत साधारण एक मोबाइल के अंदर आ जाता है, हम अपनी सुविधानुसार उसको कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं और उससे हम अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे साहित्य बड़े बड़े मोटे ग्रंथों में होता है तो वह तो ठीक है, लेकिन PDF भी भविष्य के लिए हमारे साहित्य सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जी, बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ में मैं मैसेज चाहूँगी, क्योंकि आप इतने अनुभवी साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, क्या मैसेज आप हमारे तमाम युवाओं को या उन लोगों को जो साहित्य के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या उनको रुचि रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, साहित्य तो मन की भाषा है और वह परमात्मा की कृपा से ही लिखी जा सकती है। इसलिए साहित्य परमात्मा का एक आशीर्वाद है और उसे स्वीकार करते हुए अपने मन की बात को सब समय के अनुसार शब्दों में ढालकर आने वाली पीढ़ी को पहुंचाने का काम करना चाहिए। और साहित्य वह है जो लोगों को प्रेरित करे कि वह आगे बढ़े। अगर साहित्य से किसी के मन में कुंठा जागृत होती है, किसी के मन में निराशा आती है, तो वह साहित्य सत साहित्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए साहित्य सृजन की श्रृंखला सदैव चलती रहनी चाहिए। जिस तरह गंगा यमुना का पानी निरंतर बहता रहता है, उसी तरह साहित्य की धारा मानव जीवन के बीच में सदैव बहती रहे। यही हमारी नव साहित्यकारों से आग्रह है और उनसे यही निवेदन है कि लेखन में कभी कमी न करें।
जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने इतनी अच्छी पंक्तियाँ हम सबके साथ में साझा करी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भविष्य में आगामी जो भी आपकी किताबें प्रकाशित होंगी उसके लिए दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप यहाँ पे समय निकाल कर आए रामलखन गुप्ता जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ पे चर्चा करी थी रामलखन गुप्ता जी से, और इसी के साथ में हमने शुरुआत करी थी आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर, और छात्रों को मोटिवेट करने के लिए भी हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर थे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।